नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। सॉरी, आज ये हमारा वीडियो जो है वो बेसिकली वीडियो फॉर्म में नहीं है, ऑडियो फॉर्म में है। और उसका रीज़न ये है कि मुझे आई इन्फेक्शन हो गया है राइट साइड की आँख में। तो थोड़ा वो मेरी जो आँख है वो सूजी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एटलीस्ट ऑडियो फॉर्म में तो वीडियो बना सकता हूँ। तो आज का ये वीडियो पूरा ऑडियो फॉर्म में रहेगा, बट डोंट वरी, लर्निंग के मामले में यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई लास्ट वीक में मार्केट में क्या हुआ, आने वाले वीक में मार्केट में क्या हो सकता है। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाने वाला हूं जो आप ऐसे बोल सकते हो कि एक तरीके से डाउन ट्रेंड में चल रहा था और अभी वहां पे एक रिवर्सल ब्रेकआउट हुआ है। और ये रिवर्सल ब्रेकआउट में तीन नहीं, चार आप बोल सकते हो कि चार चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। वो चारों चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों के साथ एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि देखो, यहाँ पे मैं जो भी आप लोगों के साथ चीजें शेयर करता हूं ना, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मैं आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस को आप मैच करके लॉन्ग टर्म चार्ट्स में कैसे अच्छी तरीके से अपना एनालिसिस बना सकते हो और कैसे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ पे अच्छा पार्टिसिपेशन हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो चलिए, अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आज के हमारे हमारे वीडियो में जाते हैं। अभी देखो, लास्ट वीक में हम लोग ने देखा कि मार्केट में कुछ खास हुआ नहीं वैसे, बट हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो कि मार्केट लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। और वो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, जब भी मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप ओपन होता था, मतलब 100 पॉइंट आप समझ लो, तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाता था। बट क्लोजिंग के टाइम तक वापस से मार्केट नीचे आ जाता था और पूरी जो स्ट्रेंथ है वो वीकनेस में कन्वर्ट हो जाती थी। और जब भी मार्केट नेगेटिव ओपन होता था तो बाद में अगेन क्लोजिंग टाइम पे वापस से मार्केट पॉजिटिव बंद होता था। तो ये जो वॉलेटिलिटी है वो लास्ट वीक में मार्केट में बहुत ज़्यादा रही। और मैं बोलूँगा ये लास्ट वीक में नहीं, ये पूरे लास्ट मंथ में अगर आप देखोगे ना, तो वॉलेटिलिटी रही है मार्केट में। तो खैर, ये तो मार्केट का ही एक पार्ट है। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है या जब मार्केट में कुछ प्रॉपर नहीं होता है तो वॉलेटिलिटी रहती है। बट जनरली ये मार्केट का पार्ट रहता है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। तो चलिए, अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग हमारे निफ्टी के चार्ट में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कौन से है। तो देखो, आप लोग जो अभी निफ्टी का चार्ट देख रहे हो ना, बेसिकली ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और हम लोग ने यहाँ पे देखा कि भाई मार्च मंथ में तो मार्केट में एक बहुत अच्छी सेलिंग आई थी। बट अप्रैल मंथ में हमने मार्केट में एक, आप ऐसे बोल सकते हो कि फॉलो अप सेलिंग नहीं, बट थोड़ा बहुत मार्केट रिकवर किया। और मई मंथ जो है वो अभी भी मार्केट में इंडिसिसिव है। और अगर आप इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करोगे तो खैर, अगर आप मंथली चार्ट भी देखोगे तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो। जो अप्रैल मंथ का हाई था वो था 24,601.70। और जो ये मंथ का हाई है वो है 24,482। तो इससे हम लोगों को एक चीज़ क्लियर पता चल रही है कि 24,600 ये हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने बेसिकली उसको एक अलर्ट भी लगा के रखा है, क्योंकि जब भी अगर ये क्रॉस करेगा और मेरा ध्यान ना हो तो एटलीस्ट मुझे यहाँ पे अलर्ट से पता चल जाए। और अभी मैं थोड़े टाइम के लिए ना यहाँ पे वॉल्यूम को हाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये तो निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। अगर हम देखें जो मार्केट में रैली हुई थी मार्च महीने में, एंड वाले वीक से लेके अप्रैल के मिड वीक तक, अगर मैं वहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि जो मार्केट का 50% रिट्रेसमेंट था वो था 23,393 और एक था 23,100। और मार्केट एग्जैक्ट वहाँ से आके लास्ट 2 वीक से थोड़ा बहुत रिवर्सल कर रहा है। तो एक तरीके से ये 50% और 61.81% रिट्रेसमेंट के जब तक बीच में है तब तक वो एक गोल्डन रेशियो बोला जाता है। अब देखो, अगर यहाँ पे सच में ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, जो मुझे ये जो ग्रीन कैंडल है वो देख के तो मुझे ऐसा लग ही रहा है, तो मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। और मार्केट यहाँ से रिवर्स होने का कंफर्मेशन तभी देगा जब वो 24,600 लेवल को ब्रेक करेगा। तो ये हमारे लिए एक कंफर्मेशन की तरीके से यूज़ होगा और तभी हम ये लेवल को लो मान सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए लो अभी भी यही रहने वाला है, विच इज़ 22,000
170। और अगर समझो मार्केट यहाँ पे वापस आता है विच इज़ 22,100 से लेके 200 के लेवल के पास, और लास्ट टाइम तो मार्केट ने ये लेवल को ब्रेक नहीं किया, बट अगर समझो वापस नीचे आके ये लेवल को ब्रेक कर देता है, देन देर इज़ अ वेरी सीरियस इशू, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। अगर हम उसको ब्रेक कर देंगे तो ये फिर हमारे लिए ज़रा भी अच्छी बात नहीं है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी, आप ऐसे बोल सकते हो कि बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट सेम ही है। लास्ट मार्च मंथ में सेल ऑफ हुआ, अप्रैल मंथ में थोड़ी रिकवरी हुई। अभी हमारा मार्केट में कुछ डिसीजन फाइनल हुआ नहीं है। और अगर आप बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, वो है 57,400। और अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो खैर बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी वैसे निफ्टी से ज़्यादा ही नीचे गिर गया है। तो अभी बैंक निफ्टी का जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 50,018 का। और ये अभी हमारा मार्केट का एक तरीके से आप बोल सकते हो पूरा एनालिसिस है जो मुझे आप लोगों को दिखाना था। अभी देखो, अगर हम लोग लास्ट वीक में एफआईएस की बात करें ना, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि सिर्फ मंडे को एफआईएस की बाइंग आई थी। उसके बाद एफआईएस ने कंटिन्यूसली सेलिंग किया है, और ये ज़रा भी अच्छी बात नहीं है। एफआईएस की कंटिन्यूसली सेलिंग हमारे मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैं ये आपको, जब से हमने ये वीकली एनालिसिस वाला वीडियो शुरू किया है, मैं आपको हर बार यही समझाता हूँ कि जनरली डीआईएस बाय कर रही है वो अच्छी बात तो है, बट जब तक एफआईएस बाय नहीं करेगी ना, वो हमारे लिए ख़राब है। क्योंकि एफआईएस की सेलिंग के वजह से क्या होता है ना, वो हमारे मतलब वो डॉलर टर्म में पैसा वापस लेके जाते हैं। उसके वजह से हमारे जो रुपया है वो भी वीक हो जाता है, तो वो भी ख़राब है। और ऑब्वियसली सेलिंग तो ख़राब है ही। तो ये सारी चीज़ें हैं, एफआईएस के नंबर अभी भी ख़राब ही है। अगर हम लोग सारे सेक्टर्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखो, लास्ट वीक में मिड एंड स्मॉल कैप आईटी टेलीकॉम हो गया, आईटी इंडेक्स हो गया, डिजिटल इंडेक्स हो गया, रियलिटी हो गया, कोर हाउसिंग हो गया, ये सारे इंडेक्स ने थोड़ा बहुत अच्छा एक स्ट्रेंथ दिखाया है। और ख़राब में से बात करूँ तो मीडिया, सीपीएसई, वेव्स, एफएमसीजी, पीएससी, ये सारे इंडेक्स ख़राब है। अब देखो, लास्ट वीक में आईटी इंडेक्स में अच्छी स्ट्रेंथ तो आई है, बट आप इसे ऐसे नहीं बोल सकते कि आईटी इंडेक्स का ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। वैसे आईटी आईटी इंडेक्स अभी भी वीक है, पर आईटी इंडेक्स में अगर आप देखोगे, कोफोर्ज हो गया, परसिस्टेंट हो गया, ये कुछ अभी भी स्टॉक थोड़े बहुत ठीक ठाक ही है। तो ये था हमारा सेक्टर एनालिसिस। अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो भी 9933 के पास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स की बात करें तो ये थोड़ा बहुत अभी घटा है, 17.82 के पास है। ब्रेंट क्रूड की अगर हम लोग बात करें तो ये लास्ट वीक में मेरे ख्याल से $109 के आसपास चला गया था। अभी ये फिर भी समवेयर अराउंड $104 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो 95.68 है हमारा रुपया यूएसडी के अगेंस्ट। लास्ट वीक में तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, 96 के भी ऊपर चला गया था। अभी ये प्राइस को हम लोग अच्छा तो नहीं बोलेंगे, पर कंपेयर टू लास्ट वीक अभी ये नीचे आया है। अब देखो, जो वॉर की अभी सिचुएशन है, जो ईरान और यूएस और इजराइल का जो है, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इजराइल का ये वॉर में कुछ लेना देना ही नहीं है, सिर्फ यूएस और ईरान का ही है। तो वहाँ पे भी जो है सीज फायर की कंटिन्यूसली उनकी मीटिंग्स चल रही है, पर कोई आउटकम नहीं आ रहा है। तो अभी देखते हैं वीकेंड में अगर कुछ न्यूज़ आती है, मतलब मैं ये वीडियो अभी सैटरडे को बना रहा हूँ, अगर मेरे वीडियो बनाने के बाद कुछ न्यूज़ आती है तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ ये चीज़ अभी लंबी होती जा रही है। और अभी हमारे यहाँ पे भी थर्ड टाइम आई थिंक पेट्रोल और डीज़ल के प्राइस वापस बढ़ गए हैं। और मैं ऐसा भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप्स है इंडिया में जहाँ पे पेट्रोल्स की शॉर्टेज है। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ तक तो अभी तक ये शॉर्टेज हमने देखी नहीं है, बट वीडियोज़ में जो सोशल मीडिया पे आ रहा है उसके हिसाब से पेट्रोल की शॉर्टेज बहुत सारे इंडिया के दूसरे जगह के पेट्रोल पंप्स में दिख रही है। तो देखो, अगर ये प्रॉब्लम लंबी चलेगी तो यूएसए का तो पता नहीं क्या होगा, पर एज अ एशियन कंट्री हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा पेट्रोल और डीजल है उसकी शॉर्टेज होने लगेगी और एक तरीके से पैनिक होने लगेगा। और लास्ट वीक में तो आप लोगों को पता ही है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें क्या बोला है। तो चलिए, ये पूरा एनालिसिस है। अब मार्केट खुद एक इनडिसिसिव जोन में चला गया है। जब तक मार्केट में वो पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है तब तक शायद मार्केट में कोई एक अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आने वाला है। तो ये था हमारा मार्केट एनालिसिस। अभी
आज के वीडियो में है ना, मैं एक्चुअली लास्ट वीक में बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छा ब्रेकआउट्स हुआ है, बट मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ज़्यादा ऑप्शन दिखाने की जगह पे एक ऐसा ऑप्शन आप लोगों के साथ शेयर करूं जिसमें आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने में मिले और मैं आप लोगों को अच्छा वहाँ पे कोई लर्निंग भी दे सकूं। तो देखो, ये वीक में आप लोगों के साथ जो मैं स्टॉक शेयर करने वाला हूँ वो एक रिवर्सल ब्रेकआउट है और उसका नाम है ग्लैंड फार्मा। अब देखो, आप लोग जो चार्ट मतलब जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये ग्लैंड फार्मा का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसका आईपीओ आया था 2020 में और वो टाइम पे फार्मा इंडेक्स में एक अच्छी रैली चल रही थी। आईपीओ आने के बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 1700 वाला 4300 तक चला गया था और उसके बाद अगर आप देखोगे ना, ये स्टॉक में कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड हम लोगों को देखने मिला था और ये डाउन ट्रेंड 2023 जून मंथ तक था। बट अब आप यहाँ पे देखो कि ये स्टॉक में एक तरीके से ना इसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है, स्टॉक नीचे आता है, ऊपर जाता है, वापस से एक लेवल के पास नीचे आता है, वापस ऑलमोस्ट सेम रेजिस्टेंस के पास जाता है, वापस नीचे आता है और वापस सेम रेजिस्टेंस के पास आता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो लोज होते हैं ना वो कंटिन्यूसली ऊपर शिफ्ट होते जाते हैं और जो रेजिस्टेंस होता है वो एक तरीके से एक ही सेम होता है। तो इसमें देखो, आप एक बार अटेम्प्ट किया, सेकंड बार अटेम्प्ट किया रेजिस्टेंस ब्रेक करने का, थर्ड टाइम अटेम्प्ट किया और फाइनली ये टाइम वाले अटेम्प्ट में ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे ये स्टॉक हम लोगों को ये दिखाने की कोशिश करता है कि यहाँ पे बायर्स में स्ट्रेंथ तो है और सेलर में वीकनेस तो है, पर बायर्स की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है जो एक अच्छा ब्रेकआउट कर सके। उसके लिए कोई ट्रिगर की ज़रूरत होती है और फाइनली जब ट्रिगर आता है तो स्टॉक में ब्रेकआउट होता है। और देखो, मैंने आप लोगों को शुरू में क्या बोला था कि ये स्टॉक पे मुझे 3 से 4 चीज़ें अच्छी लगी है। अच्छी क्या लगी है, एक तरीके से ये जो डाउन ट्रेंड में जो असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है ना, जो यहाँ पे हम लोगों को देखने मिला है, खैर खैर मैंने तो बराबर ड्रॉ नहीं किया, बट यहाँ पे हम लोगों को असेंडिंग ट्रायंगल देखने मिला है। वो एक अच्छा बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये एक रिवर्सल ब्रेकआउट है और रिवर्सल ब्रेकआउट ये वीकली में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वीकली में एक गैप के साथ हुआ है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो पॉइंट नंबर 2 है वो ये है कि वीकली में गैप है। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि जब ब्रेकआउट हुआ है तब वीकली कैंडल में वॉल्यूम भी अच्छा हुआ है। तो ये हम लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 लिख लेते हैं। और पॉइंट नंबर 4, अभी अगर आप हमारे वीकली वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि जो ब्रेकआउट कैंडल है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक तरीके से हमारा पॉइंट नंबर 4 हो गया। तो ये सारी चीज़ें ये ब्रेकआउट को बहुत ही अच्छा, मतलब आप बोल सकते हो कि बना रही है। और मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, जनरली है ना, मैं 2 टाइप के ब्रेकआउट्स को फॉलो करता हूँ। एक जो होते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। लास्ट आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ 2-3 वीडियो पहले ये शेयर भी किया था और वो ब्रेकआउट का जो नाम है वो था बजाज कंज्यूमर। अब बजाज कंज्यूमर का ये जो ब्रेकआउट दिख रहे हो ना, ये जनरली एक तरीके से ये ऑल टाइम हाई वाला ब्रेकआउट है जिसे मैं मल्टी ईयर हाई ब्रेकआउट बोलता हूँ। अब ये मैंने आप लोगों को शायद 2 हफ्ते पहले दिखाया था। तो देखो, ऑल टाइम हाई और मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना, उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इसके फेल होने के चांसेस कम होते हैं कंपेयर टू जो ये रिवर्सल ब्रेकआउट होते हैं वो। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, रिवर्सल ब्रेकआउट में यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, 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 यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। मतलब ये स्टॉक ऊपर आने की कोशिश तो करता है, पर हर एक लेवल के जो रेजिस्टेंस है ना, ये स्टॉक को हर बार प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। तो जनरली जब रिवर्सल ब्रेकआउट होता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रिगर्स की ज़रूरत होती है। खास करके जब फंडामेंटल ट्रिगर भी अच्छे हो तो रिवर्सल ब्रेकआउट के पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे आप देखो कि मतलब अगर आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे ना, तो लास्ट 2-3 क्वार्टर से इसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो एक तरीके से ये भी एक अच्छी बात है। तो अगर ग्लैंड फार्मा का ऐसा ही रिजल्ट आना अच्छा कंटिन्यू रहा और सारी चीज़ें अच्छी रही, तो ग्लैंड फार्मा भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। खैर फिलहाल के लिए ग्लैंड फार्मा का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 2030। अगर समझो ये 2030 ब्रेक कर देता है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये ब्रेकआउट फेल हो गया
और जो इसका इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वैसे तो इसका ऑल टाइम हाई ही है, बट उतना तो हमें रेजिस्टेंस नहीं मानना चाहिए बिकॉज ये ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सारे रेजिस्टेंस पहले भी है, पर अगर हम ये असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न के रेंज को कैलकुलेट करके ब्रेकआउट के ऊपर लगा देते हैं तो वो आता है 3500। तो आप ऐसे मान सकते हो कि एक पैटर्न के हिसाब से ये अभी फर्स्ट रेजिस्टेंस है 3500 और उसके बाद 4300 वो उसका ऑल टाइम हाई है। अब देखो, ये जो मैंने आपको बताया बजाज कंज्यूमर, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है और ये जो हम लोग ने डिस्कस किया ये होता है रिवर्सल ब्रेकआउट। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट लगाते हो तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, जो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि वॉल्यूम भी ज़्यादा है और कैंडल भी बहुत अच्छा है और गैप भी हुआ है। तो इसमें क्या है ना, इसमें अगर आप वॉल्यूम नहीं भी लगाते तो जो कैंडल ज़्यादा थिक होते हैं आप ऐसे समझ सकते हो उसमें ज़्यादा वॉल्यूम है। इवन सेलिंग में भी अगर वॉल्यूम होगा तो वो भी दिखाएगा, बाइंग में भी वॉल्यूम होगा तो भी दिखाएगा। तो देखो, अगर आप लोगों को मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स के बारे में ज़्यादा सीखना है, जो मतलब जनरली बजाज कंज्यूमर जैसे स्टॉक होते हैं, तो उसके रिलेटेड मैंने एक प्रॉपर कोर्स बनाया है। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो। और रिवर्सल ब्रेकआउट के बारे में तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता ही दिया, बट आप हमेशा एक बात ज़रूर याद रखना, रिवर्सल ब्रेकआउट में एक्यूरेसी कम होती है। उसका रीज़न क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि हर एक लेवल पे आप लोगों को सेलिंग देखने मिलेगी और मल्टी ईयर ब्रेकआउट में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये होता है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट में जो प्राइस है ना उसको कभी भी प्रीवियस रेजिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक कभी फेल नहीं होते और रिवर्सल ब्रेकआउट वाले स्टॉक ज़्यादा फेल होते हैं। ये सारी चीज़ डिपेंड करती है वो स्टॉक के ट्रिगर क्या है और मार्केट और सेक्टर और ये सारी चीज़ें क्या है। अभी देखो, अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीक में मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है और लास्ट वीक में आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ बायोकॉन शेयर किया था और ये वीक में हमने आपके साथ ग्लेनमार्क फार्मा शेयर किया है। तो अगेन ये भी फार्मा ही इंडेक्स का स्टॉक है, इंडेक्स का नहीं बट फार्मा रिलेटेड स्टॉक है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो खैर, ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप आप लोगों को आज का ये हमारा वीडियो मतलब ऑडियो वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा आई इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा तो मैं वापस से वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा नॉर्मल फॉर्मेट में, बट अभी के लिए यही खैर है, जो भी है आप लोगों को दिखाया मैंने। अगर आपको हमारी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट सर्विस के बारे में ज़्यादा जानना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ये सर्विस हमने दिसंबर मंथ में शुरू की थी 2025 में और मेरा कोई भी प्लान नहीं था इसमें कोई भी सेशन लेने के लिए, बट अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यहाँ पे भी मैं हर महीने 1 से 2 सेशन लिया करूँगा। इससे क्या होगा ना, जो भी चीज़ हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, जो भी मार्केट कंडीशन है, वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो और आप लोगों को भी इससे एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा कि एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा है। और अगर मैंने कोई भी स्क्रिप्ट अगर आप लोगों के साथ रिकमेंड की है तो उसके पीछे का रीजनिंग क्या है और क्या सारी चीज़ें हैं, तो एक तरीके से आप सीख भी जाओगे और आप लोगों का जो रिकमेंडेशन वाला चीज़ है वो भी हो जाएगा। तो उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए और मैं आप लोगों को मिलूंगा ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो मतलब ये ऑडियो फॉर्मेट वाला वीडियो को लाइक करिए और उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। वो आप लोगों के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आज के वीडियो में मैंने कुछ अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।